केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात एसआईआर की। बिहार से शुरू हुआ वोटर शुद्धिकरण अभियान अब पूरे देश के राजनीतिक नक्शे पर लकीरें खींच रहा है। सवाल सीधा था कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले वोटर्स में असली कौन है और नकली कौन। चुनाव आयोग की तरफ से साइफ लाइन खींची गई, पहचान की जांच होगी, रिकॉर्ड सुधरेंगे और चुनावी सिस्टम में सेंध लगाने वालों को बाहर किया जाएगा। संदेश एकदम साफ था कि जो सही है उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गलत है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यहीं से राजनीतिक पारा चढ़ता गया। विपक्ष कह रहा है कि यह प्रक्रिया सुधार नहीं, सियासी हथियार है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस कवायद की आड़ में वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है और चुनावी गणित बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर जांच के पैमाने सबके लिए एक जैसे हैं तो आशंका सिर्फ ममता, राहुल और अखिलेश को ही क्यों सता रही है? क्या ये डर खुलकर सामने आ रहा है कि असर उनके स्पेशल वोट बैंक पर पड़ेगा? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी आपको आज प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वैश्विक मंच पर एक बार फिर पड़ोसी मुल्क ने खुद को शांति का पैरोकार दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सीधे सीधे उसके असली चेहरे से नकाब उतार दिया। आतंकिस्तान ने फिर से भारत के मुकुट कश्मीर पर जहर उगला और जवाब में भारत ने दो टूक कहा कि इतिहास, भूगोल और संविधान तीनों इस सच्चाई पर एकमत है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अखंड अंग है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने याद दिलाया कि जो आतंक को पालने वाला देश वैश्विक मंचों पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, असल में उसी की धरती से आतंक का कारोबार पनपता रहा है। निर्दोषों की जान जाने के आंकड़े, सीमा पार से भेजे गए हथियार और विचारधारा के नाम पर फैलाई गई नफरत, इन सबका हिसाब भारत ने पाकिस्तान से यूएन के खुले मंच पर मांगा। भारत की लाइन पहले ही क्लियर रही है कि आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। भारत ने कैसे यूएन में कंगालिस्तान की क्लास लगाई है, आपको बताएंगे। तीसरी खबर गोवा नाइट क्लब के गुनहगारों की घर वापसी की। घटना के तुरंत बाद क्लब से जुड़े दो प्रमुख चेहरे देश छोड़कर गायब हो गए, जिससे शक और गहरा गया था। आग लगने के बाद जिस तरह से आरोपी विदेश निकल गए, उसने जांच एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। सरकार ने तेजी से कदम उठाए। नतीजा ये रहा कि दोनों को विदेश से भारत वापस लाकर सीधे कानून के हवाले कर दिया गया है। अब जब दोनों आरोपी वापस लाए जा चुके हैं तो जांच एक अहम मोड़ पर है। इस पर भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस सफाई अभियान की जिससे चुनाव में सियासी शुद्धिकरण पर बहस तेज हो गई। सबसे पहले बात इसी की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। और इस खबर से ममता दीदी कितनी टेंशन में हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन बंगाल लेकर चले उससे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की एक तस्वीर दिखा देते हैं, जहां मेलबर्न में हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर एक साथ नमाज अदा की। अब ऑस्ट्रेलिया के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर इतने सारे मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया आए कब। सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद इस बात की पहचान की जा रही है कि पाकिस्तान जैसे देशों में कितने कट्टरपंथी घुसपैठिए ऑस्ट्रेलिया में घुस चुके हैं वहां के, और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। ये मेलबर्न की तस्वीरें आप देखिए, आपको लग रहा है क्या ये मेलबर्न है? विश्वास ही नहीं हो रहा होगा आंखों पे। लेकिन ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, इस तरह के देशों की परेशानी नहीं है, बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी देखिए, जहां मुर्शिदाबाद के आप देखिए बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की जब नींव डाली, हजारों लोगों की भीड़ यहां देखी गई, हजारों लोगों की। हर दिन के साथ ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोच कर देखिए, एक विदेशी आक्रमणकारी के नाम बनाई गई ये बाबरी मस्जिद, यहाँ कौन लोग शामिल होने पहुंचे हैं, जिसकी नींव रखी जब गई तो कैसे भीड़ पहुंची, आप देखिए।
तस्वीरें वो वजह है जिसके चलते बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि देश के अंदर छिपे एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या को देश से भगाना होगा। आप सोचिए, इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। अब एक तरफ बीजेपी इन घुसपैठियों का इलाज कर रही है, तो वहीं ये किस तरह से बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गौर से देखिएगा, जहां पश्चिम बंगाल में शुद्धिकरण चल रहा है। एक तरफ एसआईआर का काम पूरा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बिल में छिपे घुसपैठिए अब बाहर आ गए हैं, अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं और लाइन लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरों में। घुसपैठियों की भागने की तस्वीरें देखकर पूरा देश तो खुश है, लेकिन ममता बनर्जी खासा नाराज हैं और एसआईआर को लेकर वो किस कदर भड़की हुई हैं, एसआईआर पर लोगों को क्या समझा रही हैं, आप खुद सुन लीजिए। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध करती रही हैं। जनता को एसआईआर के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने एसआईआर के फॉर्म भी नहीं भरे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बात से वाकिफ हैं कि अगर वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरती तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ डिटेल्स इस पर दे देते हैं। अगर ममता दीदी ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर ममता बनर्जी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी, मुख्यमंत्री क्या बनेंगी। और जब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उनका सीएम बनने का जो सपना है कि वो बनती रहें, कुर्सी संभालती रहें, वो सपना तो टूट जाएगा। ममता बनर्जी इन सभी तथ्यों को बखूबी जानती हैं और समझती हैं, और यही वजह है कि ममता दीदी शायद झूठ बोल रही हैं। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। ममता बनर्जी कहती है कि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आज एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक कुल 58 लाख नामों को वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है। यानी अगर ममता दीदी ने भी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा होता तो उनका नाम भी काट दिया गया होता। फिलहाल ये कौन से 58 लाख नाम है जिन्हें एसआईआर के तहत काटा गया है, तो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट से नाम काटे गए 58,20,898 नाम काटे गए। इनमें मृत पाए गए 24,16,852 लोग थे जिनका नाम कटा। लापता रहे 12,20,038 लोग थे जिनका नाम कटा, और स्थानांतरित यानी जिनका वोट कहीं और ट्रांसफर हो गया है उनकी संख्या है 19,88,076। फर्जी वोटर्स भी सामने आए, उनकी भी संख्या आ गई है। 1,38,328 फर्जी वोटर्स मिले, और अन्य मामलों से तकनीकी गड़बड़ियां या गलत जानकारियां जिनके चलते जो नाम कटे हैं उनकी संख्या है 57,608। तो ये तो पूरा शुद्धिकरण हो गया। अब पश्चिम बंगाल में 58 लाख नामों को काटा गया है। ये वो वोटर्स हैं जो किसी ना किसी तरह से चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने लायक नहीं थे, और इसमें एसआईआर ने कई तरह की गड़बड़ियों को भी पकड़ा है, जिसका एक किस्सा योगी आदित्यनाथ भी शेयर कर रहे हैं। आप उन्हें सुनिए जरा। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल, और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल, और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल।
तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। देखिए, योगी सिर्फ एक किस्सा नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो इसका इलाज भी बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में डिटेंशन सेंटर्स की ग्रैंड ओपनिंग कर दी है। अब बुलंदशहर से लेकर बहराइच तक बिल में छुपे घुसपैठियों को दिन रात ढूंढा जा रहा है। इन सभी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालने की तैयारी है। तो वहीं ममता बनर्जी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाले जाने से किस कदर उठी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वो कह रही है कि किसी को डिटेंशन में जाने ही नहीं दूंगी। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখলে আগামী দিন বাংলার মানুষও কিন্তু বিজেপিকে পলিটিক্যাল নয়, ইলেকশনে লড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে রাজনৈতিকভাবে। তাই এই বিজেপি জেনে রাখো, খেলা হবে, তৈরি থাকো। अब देखिए, योगी के वर्किंग स्टाइल से एक तरफ ममता बनर्जी भड़की हुई हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी खासे परेशान हैं। अखिलेश को एसआईआर में एनआरसी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू कर रहे हैं। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अब चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, विपक्षी खेमे से जुड़े नेताओं को एसआईआर का नाम सुनते ही इतनी बेचैनी क्यों होती है, तो इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। विपक्ष एसआईआर को लेकर बहुत कंफ्यूज है। अखिलेश को अपने वोट कटने का डर है, ममता को भी यही डर सता रहा है। बीजेपी शुद्धिकरण बता रही है, बीजेपी घुसपैठियों पर भी अटैक कर रही है। एसआईआर से घुसपैठियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। दीदी ने कहा कि बंगाली बोलने वालों को घुसपैठिया बताया गया है। बीजेपी का कहना है कि घुसपैठियों की पहचान होगी, कागज दिखाने होंगे, वरना डिटेंशन या वापसी पक्की है। विपक्ष को अपने वोटर्स खोने का खतरा यहां लग रहा है। विपक्ष के खेमे में ज्यादातर वोटर्स मुसलमान रहे हैं। इन्हीं मुसलमान वोटर्स का नाम कटने का डर है, क्योंकि घुसपैठिए भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी ही हैं। अब योगी आदित्यनाथ उन घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो सपा नेता अबू आजमी को इस बात से भी तकलीफ है। उनका कहना है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है और इस देश में रहने का हक सभी को है, चाहे वो वंदे मातरम कहता हो या नहीं, लेकिन वो इस देश में रहने से उसे कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, देश सबका है। इस देश के लिए जितनी कुर्बानी लोगों ने दिया, उससे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है। और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था धर्म को जो देश लाता है ना इन चीजों में, वो समझो कि सरकार बहुत ही गलत लोगों के हाथ में है। ऐसा है कि मैं किसी से कहूँ कि आप जो है कलमा पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनकी आस्था दूसरी है। बहुत सारे हम तो असेंबली में खड़े होते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, वहाँ पर ये होता है अपना वंदे मातरम पढ़ा जाता है, हम खड़े होकर उसका इज्जत करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान पढ़ते भी हैं। हमने कहा किसी को मारा, किसी को मना किया। देखिए, अब एक तरफ महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी ये समझा रहे हैं कि इस देश में सभी को रहने का अधिकार है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन घुसपैठिए से नाखुश अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी उर्दू के खिलाफ है और उर्दू बोलने वालों पर ही एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या घुसपैठियों को डिटेन करना उर्दू बोलने वालों पर हमला है? सुनिए जरा। सुनते हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोगों को लाकर के यहाँ एक साथ बैठाया है, क्योंकि कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उर्दू बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। तो वहीं योगी से लेकर पीएम मोदी तक साफ कह चुके हैं कि एक भी घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं, और विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। और इस तरह की राजनीति का देश को क्या नुकसान होता है, उसका भी एक उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। उन्हें सुनिए। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा है। उग्रवाद,
अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। देखिए, आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश आज घुसपैठियों से परेशान हैं। उनके देश में इन घुसपैठियों के चलते क्राइम रेट किस तेजी के साथ बढ़ा, ये हम घटनाओं में देख रहे हैं। कल प्रहार में हमने आपको बताया था कि सिडनी में जिस तरह से पाकिस्तानी मूल के लोगों ने निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया, ऐसे में घुसपैठियों से देश को होने वाले खतरे को अब टालने का समय आ चुका है। समय आ चुका है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाया जाए। और विपक्ष को भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण लूप में लगाकर सुनना चाहिए, जहां उन्होंने बताया था कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जमीन से रोहिंग्याओं पर हुए नाइट अटैक के बाद अब इनकी पहचान के लिए बाबा टू दीदी सभी के पास एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पहुंच रही है। एक तरफ बाबा हैं जो उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग के साथ डिटेंशन सेंटर का भी निर्माण कार्य देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो सियासी रूप से इस बात पर रूठी है कि बीजेपी कहीं उनके खेला होबे पर कमल ना खिला दे। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখলে আগামী দিন বাংলার মানুষও কিন্তু বিজেপিকে পলিটিক্যাল নয়, ইলেকশনে লড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে রাজনৈতিকভাবে। दीदी का गुस्सा लाजमी है क्योंकि मुर्शिदाबाद टू मालदा ममता बनर्जी के वोटर बेस की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान ही थे। वो मुसलमान जो दीदी को आंख मूंद कर वोट देते रहे, लेकिन इस बार हुए एसआईआर में मृत, लापता, फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान की गई। और अब दीदी को शक है कि ये सारे पैमाने उनके वोटर्स पर फिट बैठते हैं। अब बीजेपी यही बात पूछ रही है कि दीदी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि सारे मृत, फर्जी, लापता वोटर्स उन्हीं के वोटर्स हो सकते हैं, जबकि मुमकिन तो ये भी होना चाहिए कि इनमें से कई वोटर्स बीजेपी के हों। यही वो शुद्धि का सवाल है जिस पर सियासी तकरार छिड़ी हुई है। दीदी टू अखिलेश भैया सभी एसआईआर के खिलाफ है। फिलहाल एसआईआर की सख्त ब्रांडिंग करके बाबा ने यूपी में लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि एसआईआर का काम बदस्तूर जारी है, इसीलिए हाथ मसलने के अलावा अब विपक्ष के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और एसआईआर की जरूरत क्या है, तो इसे सिर्फ बंगाल के ही उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां चुनाव आयोग की तरफ से कराए गए एसआईआर अभियान में कई झोल सामने आए। 2002 की मतदाता सूची की जांच में यह बात सामने आई कि 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज करीब 85 लाख मतदाताओं के पिता के नाम में त्रुटियां पाई गई हैं, जबकि 13.5 लाख वोटर्स के माता पिता का नाम एक ही है। साथ ही एसआईआर के दौरान 11,95,230 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पिता की उम्र बेटे से महज 15 साल या उससे भी कम ज्यादा दिखाई गई है। और इसी बात का जिक्र सीएम योगी ने भी अपने बयान में किया है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ झोला लेकर भागते बांग्लादेशियों की तस्वीरें हर तरफ वायरल हैं। दीदी गुस्से में ललकार रही हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे, तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि डिटेंशन नहीं तो सीधा डिपोर्ट होगी। खैर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है। 58 लाख नामों पर कैची चली है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नाम डिलीट हुए हैं ये किसके साथ खेला करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ एसआईआर को लेकर विपक्ष बेचैन है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मंथन से निकला विपक्ष का वोट चोरी मुद्दा भी धुआं होता नजर आ रहा है। दरअसल वोट चोरी के मुद्दे से अब विपक्ष के नेता ही दूरी बनाने लगे हैं। ऐसे में वोट चोरी का मुद्दा आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी कार्यालयों तक ही सीमित होकर गूंज रहा है। वोट चोरी का यह मुद्दा कैसे विपक्ष वर्सेस विपक्ष के ही बीच तकरार की वजह बन चुका है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। देखिए, सुप्रिया सुले और उमर अब्दुल्ला ने सीधा किनारा कर लिया है। कांग्रेस के वोट चोरी अभियान से इन्होंने दूरी बना ली है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कांग्रेस का मुद्दा है।
इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने की आजादी है। यानी उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया कि हमारा इससे लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाया। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि मैं ईवीएम पर सवाल नहीं उठाऊंगी, वो भी अलग चली गई। इसी मशीन से मैं 4 बार चुनी गई हूं। ईवीएम या वीवीपैट पर आरोप लगाना उचित नहीं है। यानी साथी को भी नसीहत दे दी सुप्रिया सुले ने। कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में एसआईआर को वोट चोरी बता रही है। इंडिया गठबंधन में ऐसे में अब दरार दिख रही है। ऐसा लग रहा है कोई गठबंधन देखिए वैसे बचा भी नहीं है। बीजेपी ने सुले के ईवीएम बयान का समर्थन किया। कांग्रेस अब अकेली पड़ती नजर आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया जारी है। विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि हर बार जब ऐसा होता है तो मुद्दा खत्म हो जाता है। विपक्ष एकजुट नहीं है क्योंकि उमर अब्दुल्ला से लेकर सुप्रिया सुले तक सभी ने वोट चोरी के मुद्दे से अपना पिंड छुड़ा लिया। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसी किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। अब एक तरफ वोट चोरी का विपक्षी एजेंडा आज बेसहारा नजर आ रहा है। राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव हिट एंड रन मुद्दा साबित हुआ है। आज राहुल अकेले हैं तो एक एक कर विपक्षी दल वोट चोरी के समर्थन लेटर से अपना नाम कटवा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी का एक और फॉर्मूला फेल साबित हुआ है। वोट चोरी देश में जब नहीं हो रहा है तो कोई कैसे कह पाएगा। इसलिए बहुत अच्छी उमर अब्दुल्ला जी की जो स्पीच है कि कांग्रेस का मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, वो जाने जो फैसला करें। और सुप्रिया सुले करी मैं तो 12 से चुनकर आई ईवीएम से। अपनी अलग पार्टी है, उनकी पार्टी का अपना अलग स्टैंड है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। उनका मुद्दा नहीं होगा, उनकी मजबूरी होगी। सरकार में हो सकता है उम्मीद हो कि पूर्ण राज्य का मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा उनको भी कुछ नहीं। क्यों नहीं रहे। अब भारत में नेताओं की लड़ाई को देख बोर हो चुके प्रहार के दर्शकों को आज हम मेक्सिको लेकर भी चलना चाहते हैं, जहां भारत से अलग सियासी दल न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई पड़े और संसद के अंदर जमकर धक्का मुक्की हुई है। आप देखिए ये सदन के अंदर की तस्वीरें और कैसे बाल नोचे जा रहे हैं, एक दूसरे को खींचा जा रहा है, धक्का मुक्की चल रही है। ये मेक्सिको में हो रहा है। चलिए फॉर अ चेंज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में नहीं हो रहा है, ये मेक्सिको में हो रहा है। देखिए कैसे कैसे बहस हो रही है एक दूसरे से, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी जूतम पैजार शुरू हो जाएगी। अब एक तरफ भारत में सियासी बाण चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मेक्सिको में बात धक्का मुक्की तक उतर आई और इन सब से इतर उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी ने 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट कर दिया है। पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत ने ब्रजभूषण के जन्मदिन और नए साल के तोहफे के रूप में, आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, उन्हें ये घोड़ा गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत सुनने के बाद ब्रजभूषण भी चौंक गए। 1.5 करोड़ का घोड़ा है। 1.5 करोड़। तेजवीर बराड़ पंजाब से है, इन्होंने ये घोड़ा गिफ्ट किया है आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वैसे और ये घोड़ा लेकर के आया है, क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह जी। और क्या नाम हुआ? दीपक जी। दीपक। ब्रजभूषण को 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया गया है। तो वहीं अब सियासत से जुड़े उन ठाकुर नेताओं की भी बात हो रही है जो घोड़ा रखने के शौकीन रहे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली है ब्रजभूषण शरण सिंह की, दूसरी है कुंडा से विधायक राजा भैया की और तीसरी है बिहार के अनंत सिंह की। ये तीनों शौकीन हैं घोड़ा रखने के। दीपक ये लेकर के आए हैं। तो एक तरफ बंगाल में एसआईआर पर हंगामा तेज है, घुसपैठियों को बाहर निकालने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चिंगारी भड़क रही है। ये चिंगारी ऐसी है जो रावलपिंडी की सत्ता और मुनीर के सिंहासन को राख कर सकती है। जिस शख्स को मुनीर ने 2 साल से डेथ सेल में रखा है, उस इमरान खान के लिए अब खुली बगावत का ऐलान हो चुका है।
सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए। साल 2023 की तस्वीरें हैं जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद जमकर हिंसा फैली थी। पूरा पाकिस्तान आग की लपटों में घिरा था। लोग सड़कों पर खुलेआम बंदूक चला रहे थे, बारूद बरसा रहे थे, और मुनीर ने पाकिस्तान को उसी दौर में अब लग रहा है फिर से लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में फिर जंग ऐसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ऐसी तस्वीरें फिर देखने को मिल सकती हैं और मुल्क आग में झुलसता दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की तानाशाही के खिलाफ किस तरह बगावत तेज हो गई है, आप इस तस्वीर से देखिए और समझिए। ये तस्वीरें कोहट से सामने आई हैं, जहां इमरान खान की रिहाई को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, भारी गुस्से में हैं लोग। इनकी मांग है कि अगर नियाजी को रिहा नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। मुल्ला मुनीर और शहबाज की सत्ता विद्रोह में झुलस जाएगी, लोग कह रहे हैं। देखिए, इस रैली से मुनीर को चुनौती देने वाला नारा दिया गया है, आजादी या मौत। यानी अब पाकिस्तान में या तो फील्ड मार्शल की तानाशाही खत्म होगी या सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। ये नारा सिर्फ इमरान की रिहाई का आगाज नहीं है, ये लड़ाई उससे कहीं बड़ी है। जेल में इमरान है और सड़कों पर पाकिस्तानी आवाम है। सवाल है कि क्या ये गृह युद्ध की शुरुआत है? पाकिस्तानियों ने यह साफ कर दिया है कि उनका लीडर एक ही है, वो भी इमरान खान है, और वो उन्हें ही चुनेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, उनकी जान क्यों ना चली जाए, वो चुनेंगे इमरान खान को ही। इसका लीडर इमरान खान है, वो पाकिस्तान का कबूल तरीन मकबूल तरीन लीडर है, और उसने हमारी तरबियत की है। तो हम किसकी सुनेंगे? किसकी सुनेंगे? यहाँ पर पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, यहाँ पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा, और अवामी राज ही इमरान खान का राज है, और ये इंशाअल्लाह ताला हम आप सबको दिखाएंगे। मुनीर इमरान पर देशद्रोह का फंदा कसने की तैयारी कर रहा है, तो क्या नियाजी भी भुट्टो जैसा अंजाम होगा? जरदारी भुट्टो की बात करें हम, पाकिस्तानी आवाम फील्ड मार्शल के कारनामों से वाकिफ है, और इसलिए पाकिस्तान में सबसे खतरनाक नारा गूंज उठा है। तो क्या मुनीर की तानाशाही की अंत का वक्त आ गया है? इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में अब तक क्या हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। 2023 से अब तक इमरान जेल में, आप जानते हैं भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा, 100 से ज्यादा केसेस लगाए गए। अब देशद्रोह का केस लादने की तैयारी चल रही है। मुनीर की तानाशाही बढ़ती जा रही है। जानकार मुनीर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मुनीर ने देशद्रोह का केस चढ़ा दिया, लगा दिया इमरान पर, तो एक बार फिर पाकिस्तान में कहानी दोहराई जाएगी। भुट्टो की तरह नियाजी को भी फांसी दी जा सकती है, यह कहा जा रहा है। तो वहीं आज मंगलवार को इमरान समर्थक और नेता एक बार फिर उनसे मिलने अदियाला जेल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे भी हालात रहेंगे इमरान तेरे साथ रहेंगे। ये तस्वीरें और उस बयान की बात की बानगी कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो। जैसे भी हालात रहेंगे खान तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात। मुनीर के जुल्म की दास्तां और इमरान की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहें ज्वालामुखी की तरफ फूट रही हैं और ये मामला पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकल चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान और मुनीर को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान के विभाजनकारी एजेंडे की आलोचना की और तीखा जवाब भी दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है और अपने सेना प्रमुख को इम्यूनिटी देता रहता है। Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. समझ रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को मुनीर के तानाशाही भरे रवैये को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुनीर पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कहा गया है, दूत एलिस जिल एडवर्ड्स ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। दिन में 23 घंटे उन्हें कोठरी में रखा जा रहा है।
इमरान को जेल में एकदम अकेले रखा गया है। लंबे समय तक एकांतवास में रखना नियमों के विरुद्ध है। कैदी को 15 दिनों से ज्यादा अकेले नहीं रखा जा सकता है। शहबाज सरकार पर भी सवाल उठाए गए हैं। अमानवीय हिरासत खत्म करने की मांग रखी गई है। इस बीच इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा खान ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके जो पोस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उन्हें ब्लॉक कर रही है, जिससे कि इमरान की सच्चाई छिप जाए। सब मुनीर और शहबाज की मिलीभगत का नतीजा है, ये आरोप भी वो लगा रही हैं। कह रही है कि पाकिस्तान को अंधेरे में ढकेल रहे हैं ये दोनों। इमरान खान की पूर्व पत्नी ने मुनीर पर क्या कुछ आरोप लगाए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कह रही हैं कि नियाजी को 22 महीने से यातनाएं दी जा रही हैं। बेटों से मिलने, बात करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया में इमरान का नाम बैन कर दिया गया है। राजनीतिक विरोध को कुचलने की कोशिश हो रही है। इमरान से जुड़ी पोस्ट दबाई जा रही है, ब्लॉक कर दी जा रही है। 2025 में उनका कहना है कि उनकी पोस्ट की रीच 97% गिर गई थी, यानी लगभग ना के बराबर। एक्स ही अन्याय पर बोलने की एकमात्र जगह यानी ट्विटर की बात कर रही हैं और एक्स पर उनके पोस्ट को दबाया ना जाए, ये मांग भी वो उठा रही हैं। एक तरफ जहां मुनीर को आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया परेशान है। अब सवाल यह है कि आतंकी घटनाओं के पीछे एक कौम ही है। सवाल बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले कट्टरपंथी विचारधारा से संक्रमित आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलता है और इस बार भी निकला है। सबसे पहले सिडनी के बॉन्डी बीच की आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आपने देखी होंगी, हालांकि वो तस्वीरें आपको याद भी होंगी, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। ये तस्वीर हर किसी को दहलाने वाली तस्वीर है। ऑस्ट्रेलिया में हुई इस आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन क्लियरली सामने आया। हमने आपको कल भी प्रहार में बताया था। और अब जरा आपको पहलगाम हमले की भी तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, पहलगाम हमले की तस्वीर देखिए, जिसमें कई मासूमों की जान गई थी। धर्म पूछकर आतंकियों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश निकला था जब जांच की गई। तो आतंक का मजहब होता है और उसके पीछे एक ही मुल्क का नाम सामने आता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन दुनिया भर में आतंक का बीज कहां कहां बोया हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। कहां कहां इस तरह की चीजें हुई, इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। कनेक्शन पाकिस्तान से और घटनाएं दूसरे देशों में। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, अफगानिस्तान, इटली, जर्मनी, देखिए कोई देश अछूता नहीं है। और ये सारे देश जिस चीज से प्रभावित हैं, जिस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, उसमें की रोल प्ले करता है पाकिस्तान। क्योंकि जो जहर बोते हैं ये मदरसों में, जो सिखाते हैं जिहाद, उसका वो नतीजा है कि अलग अलग देशों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई देश बड़े उदारवादी बन जाते हैं और कहते हैं कि लोन वुल्फ अटैक है। लेकिन अब ये रियलाइजेशन का समय, ये समझने का समय, आंखें बंद नहीं की जा सकती। हमेशा मानना पड़ेगा कि आतंक का धन भी है और उसको आगे बढ़ाने वाले भी इसी दुनिया में हैं और उस देश का नाम पाकिस्तान है। मुनीर किस तरह दुनिया भर में जिहाद फैला रहा है, उसकी आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये उलेमा कॉन्फ्रेंस है जो इस्लामाबाद में आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर के मौलाना पहुंचे और 30 जिहादी तैयार हो गए। 30 जिहादी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए आप। से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे हो। क्या आप हज़रात किस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आईन है, यही हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन होने का है कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्ला और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफ़ैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एजाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया। तो आपने देखा कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा था और जरा जानकारी दुरुस्त कर देते हैं। 30 लाख जिहादी सिर्फ एक कार्यक्रम से, अब आप समझ जाइए। तो आपने देखा मुनीर कैसे दुनिया भर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसी आतंकवाद के खिलाफ नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ भारत भी आतंक के सख्त रुख लेकर चलता है। भारत हमेशा क्लियर रहता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप क्या चाहते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते? वो कब पाकिस्तान के आतंकी रवैये पर बोलेंगे? कब तक आंखें मूंदे देखते रहेंगे सब कुछ? ट्रंप पहलगाम पर चुप रहे, ट्रंप ने सिडनी आतंकी हमले पर भी पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। चाहते क्या है?
तो क्या ट्रंप को पाकिस्तान से कोई लालच है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शाहबाज अक्सर कटोरा लेकर ट्रंप के पास पहुंच जाते हैं। मुनीर ट्रंप को तरह तरह का लालच देते हैं, कभी बहराम एयरबेस का, तो कभी रेयर खनिज का, कभी परमाणु हथियार का। ट्रंप आखिर चाहते क्या है? कब तक वो चुप बैठेंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है। बहरहाल ट्रंप का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान को घुटने पर कैसे लाना ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। आपको भारत के शौर्य की जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। आज भारत विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। आज देश इस युद्ध में जान गंवाने वाले उन्हीं जाबाज वीरों को नमन कर रहा है और याद कर रहा है भारत के शौर्य को कि कैसे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर हमने मजबूर किया था। तो एक तरफ भारत विजय दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी मुनीर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर पार की जंग की तैयारी तेज कर दी और यह साफ कर दिया कि अगर कोई अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वही 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ समेत 7 को आरोपी बनाया है। इसमें से 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2 स्थानीय लोगों के भी नाम चार्जशीट में है। चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान से इस हमले की साजिश की गई। दावों को साबित करने के लिए सबूत भी पेश किए गए। एनआईए ने कहा है कि लश्कर और टीआरएफ के इस आतंकी हमले के पीछे पूरा जोर लगाया जा रहा था। एनआईए की चार्जशीट में और क्या क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, जो हमला हुआ पहलगाम में, यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का हिस्सा था। बैसरण घाटी में हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई। लश्कर का आतंकी साजिद जट मास्टरमाइंड इसका बताया गया। लश्कर के विंग टीआरएफ ने हमले को अंजाम दिया। एनआईए ने साजिद पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। पहलगाम के बशीर और परवेज अहमद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बशीर और परवेज पर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद का आरोप है। सुलेमान, हमजा और जिब्रान को भी इन्होंने पनाह दी थी। ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं सुलेमान और हमजा। ये पूरा अपडेट हमने आपको दे दिया। एनआईए की चार्जशीट पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी आशान्या द्विवेदी ने भारत सरकार को धन्यवाद व्यक्त किया है और आतंकियों के और उसके मददगारों के लिए रूह कपा देने वाले सजा की भी मांग की है। सुनिए। सबसे पहले एनआईए और भारत सरकार को बहुत थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी इस चीज़ पे चार्जशीट तक बात आ गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या ऑपरेशन महादेव हुआ, आपने एक्शंस तुरंत लिए हैं। तो एक तरफ हिंदुस्तान में आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गोवा अग्निकांड के आरोपियों का भी हिसाब किताब अब किया जा रहा है। लूथरा भाइयों को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है, जहां अब उनका बही खाता खोला जाएगा और पूरा हिसाब किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख कर रहे हैं, आपको बताएं किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे लूथरा ब्रदर्स। जो जानकारी मिल रही है गोवा पुलिस की कस्टडी में है। लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कोर्ट से निकलेंगे और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा और उन तमाम जवाबों तक पहुंचा जाएगा जहां ये दोनों फरार होकर ये सोच रहे थे कि ये बच जाएंगे। थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा। वो तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे। बताया जा रहा है किसी भी वक्त लूथरा ब्रदर्स एयरपोर्ट से निकल सकते हैं। और आपको बताएं कि फ्लाइट से उतरते ही लूथरा भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल करवाने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बताया कि गोवा के नाइट क्लब में जो अग्निकांड हुआ था उसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। उस नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के तुरंत बाद दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। लूथरा भाइयों को 11 दिसंबर को थाईलैंड के होटल में फुकेट से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 12 दिसंबर को उन्हें फुकेट से बैंकॉक लाया गया है, जहां से भारत लाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। 11 दिसंबर को गोवा पुलिस की पहल पर लूथरा भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए। तो गोवा अग्निकांड को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है आपको वो भी बता देते हैं फटाफट। देखिए, 6 दिसंबर को क्लब में आग लगती है, 25 लोगों की मौत हो जाती है, घटना सामने आती है। 7 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स तुरंत घटना के बाद रात में ही फरार हो जाते हैं, थाईलैंड भाग जाते हैं।
11 दिसंबर को थाईलैंड में उनकी गिरफ्तारी होती है। 16 दिसंबर यानी आज लूथरा ब्रदर्स की वापसी हुई। गिरफ्तारी मैनेजर समेत अब तक 6 हो चुकी है। अब तक 60 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं और इस पूरे मामले में इंसाफ का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। आपको जरा 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। थाईलैंड से वापसी हुई इस फ्लाइट के अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां दोनों लूथरा ब्रदर्स को लाया जा रहा है। हालांकि इन्होंने 6 दिसंबर को जब आग लगने की घटना होती तो ये फटाफट अपना फुकेट का टिकट कटा लेते हैं। इनको लगता है कि वहां जाएंगे बच जाएंगे, लेकिन 25 लोगों की जो मौत हुई है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये भाग जाएं, ये बच जाएं, अब वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और भारत ने इस पूरे केस में ये करके दिखाया है। बहुत त्वरित कार्रवाई हुई है। 6 दिसंबर की घटना होती है और आज 16 तारीख है, जहां विदेश से इनको पकड़कर कॉलर पकड़कर लाया जा रहा है। और अब उन 25 मौतों का हिसाब हुआ, क्योंकि बड़े बड़े क्लब्स बनाना बड़ा आसान है, लेकिन सिर्फ पैसे बनाने के लिए भारत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उन तमाम चीजों का इंतजाम करें जिससे किसी की अगर सेहत को खतरा है तो तुरंत उसे राहत मिल पाए। लेकिन वहां पर फायर एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी, कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। अब भारत लाए गए हैं, अब हिसाब होगा। तस्वीर कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर बुलडोजर चला है। केडीए की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। केशव नगर के डब्ल्यू ब्लॉक में बुलडोजर चला है और 75 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। लूथरा ब्रदर्स को बाहर लाया जा रहा है, जहां पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। ये देखिए, आप तो पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स को बाहर लाया जा रहा है, जहां से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले ही गोवा पुलिस हिरासत में ले चुकी है, मेडिकल हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको हमारे सहयोगी जतिन हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, लूथरा ब्रदर्स को अब टीम्स लेकर निकल चुकी हैं, क्या कुछ लाइव एक्शन है, बताइए दर्शकों को। इसकी टीम यहाँ से बिल्कुल, देखिए गेट नंबर 6 से लूथरा ब्रदर्स को निकाला गया है और मैं आपको तस्वीरों में भी अगर दिखाऊंगा तो काफिला यहाँ से गुजरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लूथरा ब्रदर्स को लगा यहाँ से निकलने के लिए। और अंदर तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पर पूरे तरीके से की गई। गोवा पुलिस अंदर मौजूद थी, जिन्होंने लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट डाला, अरेस्ट मेमो जो है वो पूरा साइन कराया और उसके बाद उन दोनों को अब यहाँ से निकाला गया। संभवतः पहले मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स को पेश किया जाएगा। और जब लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ट्रांजिट रिमांड इस पूरे मामले में ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी तो देखना होगा कि कब लूथरा जो ब्रदर्स है उनको यहां से वापस जो है वो गोवा ले जाया जाएगा। ये जो गेट नंबर 6 आप देख रहे हैं, अगर मेरे विजय संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पुलिस टीम यहाँ इस गेट नंबर 6 से बाहर निकाला गया और उसके बाद अब उन्हें द्वारका के सेक्टर 9 में इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है वहां से इनका मेडिकल कराया जाएगा दोनों का, और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो किया जाएगा। बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं लूथरा ब्रदर्स, जिन्हें गोवा पुलिस की कस्टडी में अब लिया गया है और थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। जो जानकारी मिली, मेडिकल भी कराया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा नाइट क्लब कांड में जिस तरह से मौतें हुई थी, हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, पूरा अपडेट दीजिए इस खबर पर, अभी क्या अपडेट है? दोनों लूथरा ब्रदर्स को इस समय एयरपोर्ट से निकाला गया है बाहर और सीधा उनको अब मेडिकल कराया जाएगा। द्वारका के सेक्टर 9 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहां पर मेडिकल होगा और मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उन दोनों की पेशी होगी। एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, जिस गेट से जो लूथरा ब्रदर्स है उनको लेकर जो गोवा पुलिस है वो बाहर निकली है। हालांकि 2:05 पर उन दोनों की फ्लाइट जो है वो लैंड हुई थी और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3.5 घंटे का समय इसलिए भी लगा क्योंकि लूथरा ब्रदर्स का जो पासपोर्ट है वो भारत सरकार द्वारा पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और जिस इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के जरिए उनको डिपोर्ट किया गया है उसको वेरीफाई करना और इमिग्रेशन में उसको लेकर खासा समय भी लगता है। साथ ही गोवा पुलिस के 7 सदस्यों का जो टीम अंदर मौजूद थी, उन्होंने प्लेन से उतरते ही दोनों लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट किया। ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि जतिन, तो समय लगा है, मेडिकल कराकर फिर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।